friends, and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session. I hope you people are doing really well. आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है. So let's get started with today's session. आज का सेशन हमारा द हिंदू एडिटोरियल का है and as you all know आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में. आज मंडे है, so we'll be starting our week with a very very beautiful quote भी. और उससे पहले बता दूं मैं आपको कि रीडिंग आपका जितना भी हिंदू एडिटोरियल होता है, जो हम एनालिसिस करते हैं, वो आपको सिर्फ एक चीज़ में मदद नहीं करता है, रादर इट हेल्प्स यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. कैसे? आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाने का काम डेफिनेटली ये करेगा. आपको जब कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसका स्ट्रक्चर आपको ना समझ में आ रहा हो, तो कभी कभी वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपके वो सेंटेंसेस ग्रामर को फॉलो करते तो हैं, लेकिन वो लिए जाते हैं न्यूज़पेपर से, इसलिए उनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एक वो कैप का सेक्शन है जो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है जब आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं. सो वी आर ऑल टुगेदर, अगर ये देखो तो ये चारों चीज़ें ही तो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए. और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको जीए की करंट अफेयर्स की नॉलेज भी मिलती है. जब आप ये एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जब बढ़ती है तो आपको पजल सीटिंग अरेंजमेंट में सॉल्व करने में इतनी परेशानी नहीं होती. डीआई के जितने सेंटेंसेस होते हैं उनको आप आसानी से प्लेस कर पाते हो. लॉजिकल रीजनिंग में आपको हेल्प मिलती है. सो ऑल टुगेदर द हिंदू एडिटोरियल जो है वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है. एंड देयरफॉर हम बार बार आपसे कहते हैं क्या कि द हिंदू एडिटोरियल इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए आप उसको पढ़ो, बिकॉज इट हेल्प्स यू आउट नो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, बहुत सारी चीज़ों में. चलिए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा. हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का वीक का पहला दिन, और आज शुरू कर रहे हैं बहुत प्यारे से कोट के साथ, जो कि भेजा है हमें किसने, लेट्स सी, जो कि भेजा है हमने वैभव सक्सेना ने. एंड ही सेज द मास्टर यू सी टुडे वाज वंस अ बिगिनर हु जस्ट ट्राइड वन मोर टाइम. दैट्स सो ट्रू. हम लोग क्या करते हैं, बाकी हमारे जो आसपास के, मतलब सपोज करो हम लोग किसी क्लास में थे और हम क्लास में से 10 फ्रेंड्स थे हम लोग. अब इन 10 लोगों में से 4 का सिलेक्शन हो गया, है ना, 4 का सिलेक्शन हो गया. 6 लोग अभी भी रह गए. नेक्स्ट ईयर बाकी 4 का सिलेक्शन हो गया, 2 रह गए, है ना. तो हुआ क्या, अब इन 2 लोगों ने ये दिमाग में बैठा लिया कि यार इनका सिलेक्शन हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है ना. अब हमसे होएगा ही नहीं, छोड़ो जाने दो, उनका हो गया, हमसे होएगा ही नहीं. बट दिस इज द रॉन्ग थिंग. मे बी उन्होंने कितने एग्जामिनेशन दिए वो आपको नहीं पता, है ना. मे बी वो कितने साल से एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपको नहीं पता, राइट. सो क्या ज़रूरत है हमें, क्या इंपॉर्टेंट है इस समय हमारे लिए ये कि आज जिसको आप सक्सेसफुल देख रहे हो ना, उसने भी बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचा है, राइट. सो हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. मे बी हमारा कॉन्सेप्ट जो गड़बड़ है उसको ठीक करना पड़ेगा. मे बी हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका जो है उसको जो गड़बड़ जा रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा. मे बी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने कैसे सोच के रखे हुए हैं, या फिर हमने सोच कर रखा हुआ है कि सिर्फ इतना ही आता है, उन सब चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट. और चेंज करके हम अपने आप को इतना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे कि एग्जामिनेशन में कोई हमें रोक नहीं सकता. So let's get started with this, right? तो हमारा कोट भेजा था वैभव सक्सेना, and it's a very beautiful quote to start your week with. Okay? 8 AM पर मंडे टू सैटरडे हमारी एडिटोरियल की क्लास होती है, आपको पता है. 10 AM पर मंडे टू फ्राइडे 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज है, राइट. आइए अब शुरू करते हैं. सो ब्रह्मास्त्र और बाकी सारे बैचेस, तो बाकी सारे बैचेस पे आपको पता है 30% डिस्काउंट चल रहा है. एग्जाम 30 कोड लगाएंगे तो आपको 30% कोड मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा. ये लाइव बैचेस, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज सब पे अवेलेबल है. ये ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है, सो यू कैन अवेल दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्मास्त्र का जो पैकेज है वो 60% डिस्काउंट पे है. इसका प्राइस बढ़ गया था तो अब एग्जाम 60 इसका कोड है, ठीक है. एंड कहाँ से परचेज कर सकते हो आप, examcentric.appx.co.in से, ठीक है. देन वी हैव A to Z 2.0 जो बैच स्टार्ट हो चुका है आपका 11 मार्च से. अभी इसके 2 क्लासेस हुए, 1 to 2:30 आपकी टाइमिंग है. 2 क्लासेस एज इन 2 चैप्टर्स हो गए. 50 प्लस आवर्स की क्लासेस है. इसमें ग्रामर इंक्लूड करेंगे, ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ 200 प्लस इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव में करंट टॉपिक का डिस्कशन होगा, वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे, और 3 मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए. 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इसका प्राइस जो है वो 1199 है, लेकिन आप इसमें एग्जाम 30 कोड लगाकर 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. जैसे इसका नाम है A to Z, वैसे ही ये
प्री से लेकर मेंस तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जितने भी ओल्ड से नए पैटर्न है वो सब कुछ हम कवर करेंगे। ये बैच आपका वेब पर भी चल सकता है और ऐप पर भी चल सकता है, दैट मीन्स फोन पे भी देख सकते हो और लैपटॉप पे भी देख सकते हो, ठीक है। ब्रह्मास्त्र पैकेज जैसा हमने बोला ये वन स्टॉप सोल्यूशन है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो एक्चुअली एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। सो 622 प्लस आवर्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस है इसमें, 60 प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सारे टॉपिक्स कवर करेगा, 10 मंथ्स की ई मैगजीन भी दे रहे हैं, 375 PDF फॉर बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, वैलिडिटी 12 मंथ्स की है और यहाँ पर इसका प्राइस 9999 है, लेकिन आप एग्जाम 60 कोड लगाकर 60% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। चलिए दैट्स हाउ वी डू इट। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, शुरू करते हैं, है ना। व्हाट्स ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द न्यूज़पेपर टुडे। आज आपके न्यूज़पेपर में आज के आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला आर्टिकल दैट यू कैन रीड फॉर टुडे इज डबलिंग डाउन ऑन रिसाइलेंट इंडिया, ठीक है। कह रहे रिसाइलेंट इंडिया की तरफ डबल डाउन करें, राइट, रिसाइलेंट इंडिया की तरफ डबल डाउन करें। अब हम शुरू कर रहे हैं गाइस, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना, है ना, और जितने लोग हमें देख रहे हैं सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। चलो, सो डबलिंग डाउन ऑन रिसाइलेंट इंडिया, रिसाइलेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज टफ, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इंडिया ऑलरेडी है, आप उसमें डबल डाउन करें, दैट मीन्स कोई चीज दुगनी हो रही है। सो देखते हैं, फॉर लीडिंग कंपनीज विद ग्लोबल एम्बिशंस द रिवॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स कंट्री आर वर्थ परसुइंग। कह रहे हैं वो लीडिंग कंपनीज जो अपने एम्बिशंस को ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहती है, ग्लोबल मतलब मल्टीनेशनल बनाना चाहते हैं, वो कंपनीज ये सही समय है, रिवॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स कंट्री आर वर्थ परसुइंग। अगर वो एक्चुअली ये चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, यस, उन्हें ये करना चाहिए कि वो ऐसी कंपनी में अब क्या करे, इन्वेस्ट करे कि उनको रिवॉर्ड उसी तरह से मिले जो वो एक्चुअली एस्पायर कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड पॉइंट इज Iran deal could be rescued by the IAEA, that's International Atomic Energy। तो क्या कह रहे हैं एसोसिएशन, तो क्या कह रहे हैं, ईरान की जो डील है उसको रेस्क्यू किया जा सकता है, मतलब बचाया जा सकता है। कौन बचाएगा, IAEA, ठीक है। A new initiative by IAEA may help to find an alternative to POA in the change circumstances। क्या कह रहे हैं कि ऐसा है एक नया इनिशिएटिव अगर आता है तो, है ना, अभी है नहीं, कंफर्म नहीं है, मे हेल्प बोल रहा है ना, एक नया इनिशिएटिव अगर आता है IAEA से तो इनका जो कॉन्सेप्ट है JCPOA का, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके चीजों को चेंज किया जा सकता है। तो ईरान का जो डील है उसको आप बचा सकते हो, लेकिन तब बचा पाओगे जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन आपके लिए तैयार हो जाए कि ये भी इसमें इंटरवीन करके कुछ आपको स्पेशल दे पाए, ठीक है। दैट्स द थिंग, ओके। नेक्स्ट अप इज, वन सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट अप इज नो सेल्फ सेंसरशिप। नो सेल्फ सेंसरशिप, इससे रिलेटेड पता है तुमको बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी बने हुए हैं, बट स्टिल हम इसके बारे में बात करेंगे, हाँ, बट स्टिल हम इसके मतलब पहले से इसके बारे में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, है ना, यस। चलिए, तो सेल्फ सेंसरशिप एक्चुअली होता क्या है, एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं क्या हम कह रहे हैं या क्या हम कर रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली इसलिए करते हैं कि हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करें या किसी को क्रिटिसाइज ना करें या फिर किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंस ना जाए, ठीक है। सो सेल्फ सेंसरशिप इज व्हेन यू म्यूट योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग और सेइंग समथिंग व्हिच माइट हर्ट समबडी एल्स, ठीक है, बस इतना आप समझ सकते हो। तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर आप किसी को, अपने आप को रोकते हो कुछ भी कहने या कुछ भी करने से जो किसी और को हर्ट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसरशिप। सो नो सेंसरशिप मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना है। A close reading of the coverage of two recent developments reveals the gap between perception and reality। एक नया क्या आया है, डिस्क्लोजर हुआ है कि सामने ओपन होके एक बात आई है कि परसेप्शन और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे दो रीसेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। परसेप्शन मतलब व्हाट वी थिंक अबाउट एंड रियलिटी इज व्हाट हैपेंस, राइट। तो जो हमने सोच के रखा है और जो होता है उसे बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क ही हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, राइट, दैट्स वन थिंग। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अभी देखते हैं, ओके,
वोकैबुलरी शुरू करने जा रहे हैं हम, सब लोग जल्दी से लाइक कर दो, ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर क्विकली लाइक द सेशन, ठीक है। आइए सबसे पहला सेशन देखते हैं। गुड मॉर्निंग वैभव, वी हैव टेकन योर कोड वैभव टुडे, ठीक है। आओ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है स्क्रैपेज। स्क्रैपेज नाउन इसलिए है क्योंकि वो AGE में एंड हो रहा है, क्योंकि वो AG में E में एंड हो रहा है, therefore we can consider this a noun। अगर हम आपको GIF दिखाएं, अगर हम आपको इमेज दिखाएं, so what do you understand by this? क्या है स्क्रैपेज? हाँ, what is it? यहाँ कूड़ा पड़ा है, ये चचा कूड़ा उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक रहे। It's not actually कूड़ा, it's a machine that are dumped, that are being dumped। That means उसका यूज ही नहीं किया जा रहा है कि नहीं, है ना, उसका यूज ही नहीं किया जा रहा है, तो क्या कह सकते हो स्क्रैपेज क्या होगा? What is scrappage then? Quickly, give me the answer। Much awaited vehicle scrappage, तत् तेरे की। Garbage place, नहीं garbage place क्यों बोलोगे? Garbage place थोड़ी है। डंपिंग जोन, फ्यूटाइल वेस्ट कह सकते हो, फ्यूटाइल वेस्ट कह सकते हो। द एक्शन ऑफ स्क्रैपिंग ओल्ड और इम्पेरेटिव व्हीकल्स, वेसल्स और मशीन्स, मतलब वो चीजें जो अब यूज नहीं हो सकती, जो चीजें जो अब यूज नहीं हो सकती, जो ऑपरेट नहीं कर रही है, उन व्हीकल्स को, उन मशीन्स को, उन वेसल्स को हटाने का काम करना। द एक्शन ऑफ स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है? हटाना, राइट। सो जब आप किसी ओल्ड चीज को जो काम नहीं कर रही है, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा वेसल, कोई भी चीज अगर कोई काम नहीं कर रही है, आप उसको हटाते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैपेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऑन द अदर हैंड इज क्रेडिबल। क्रेडिबल हमने आपको हमेशा बोला है BLE में अगर कोई वर्ड एंड होता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव, राइट। सो क्रेडिबल इज एन एडजेक्टिव, और क्या समझ पा रहे हो? हाईली क्रेडिबल। क्या कह रहा है? कोई बात कह रहे हैं उनसे और उनसे कह रहे हैं पेपर पकड़ते हुए कह रहे हैं हाईली क्रेडिबल। क्रेड का मतलब क्या होता है? फेथ, रूट वर्ड है। क्रेड का मतलब क्या होता है? फेथ, राइट। हाँ, BLE डिफाइन कर रहा है कि ये एडजेक्टिव है। क्रेड इज अ रूट वर्ड, दिस डिफाइंस फेथ। तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? केपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, बिलीवेबल, विश्वसनीय। दैट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ हैविंग फेथ इन समथिंग। तो क्रेड का जो रूट वर्ड है, एक्चुअली क्रेड जो रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड है फेथ। तो इसीलिए कह रहे हैं कोई ऐसी चीज जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, राइट। So if you can trust something, if you can have faith in something, if you can believe something, that's what we mean by credible, okay? हाँ, trustworthy कह सकते हो, बिल्कुल सही। आइए, अगला वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड इज envisages। envisages एक वर्ब है, envisages एक वर्ब है, and what do you understand by this? What is he trying to do? बताओ। envisages एक वर्ब है, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? That's what we have to understand, है ना। अगर envisage एक वर्ब है तो हमें ये समझना है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। What is this man trying to do with this? To anticipate, हाँ, to expect, हाँ कह सकते हो, predict, imagine, very good, imagination कह सकते हैं, perceive का तो मतलब होता है समझना नहीं, कल्पना। प्रेडिक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनविसेज का मतलब कॉन्टेम्पलेट करना, कंसीव करना ऑफ एज अ पॉसिबिलिटी, एज अ डिजायरेबल इवेंट। दैट मीन्स परिकल्पना करना, दैट मीन्स आप पहले से सोच कर रख रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जाए, दिस कैन बी डन दिस वे, दिस कैन बी डन दिस वे। तो ऐसा सोचना, टू थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, दैट्स व्हाट वी मीन बाय एनविसेजेस, ठीक है। ये मतलब होता है एनविसेजेस का। आइए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है आपका एनफोर्समेंट। MENT में जो वर्ड एंड होता है, दैट्स ऑब्वियसली अ नाउन, ये तो हमें पता ही है ना। सो एनफोर्समेंट एक नाउन है। अब इसका GIF देख लीजिए जरा, आप समझ जाएंगे क्या मतलब है इसका। हाँ जी, एनफोर्समेंट। सब बैठी हुई थी, अंकल ने बोला चलो, लाइन से चल दी। सब बैठी हुई थी, अंकल ने बोला चलो, सब लाइन से चल दी। क्या है ये? एनफोर्समेंट। When somebody says something to you and you actually consider it, right? Bolster, support, okay, that could be there. Bolster मतलब होता है encourage करना। हाँ, हो सकता है, दोनों का मीनिंग काफी हद तक सेम है, लेकिन एनफोर्समेंट का मतलब ये थोड़ी, एनफोर्स का मतलब तो होता है लागू करना, है ना।
एनफोर्समेंट का मतलब एनफोर्स का मतलब तो होता है लागू करना. सो दिस अंकल सेड समथिंग टू द डक्स एंड द डकलिंग्स, व्हाट डिड द डकलिंग्स डू? द डकलिंग्स स्टार्टेड वॉकिंग ऑन हिज कमांड, राइट. तो क्या है, फॉलोअर भी नहीं बोलोगे, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस और ऑफ कंप्लायंस विद लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन. लागू करना. पुलिस अंकल थे, इन्होंने बोला सीधे लाइन में चलो तो ये चलने लग गए. तो रूल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी चीज होती है एंड यू एक्चुअली कंसिडर इट, when you consider a legal law, when you consider a legal law तो legal ही होता है खैर, when you actually consider a legal action, a legal rule, a legal saying, that is when we say enforcement. जब आप legality के according सारा काम करते हैं, उनकी सारी कही हुई बातें कहते हैं, तो हम बोलते हैं उसको enforcement, लागू करना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज स्पर्ट. स्पर्ट एक नाउन है. तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग. द बॉटल इज देयर, बॉटल से अचानक से द लिक्विड कम्स आउट. व्हाट इज इट? इट्स स्पर्ट. इट्स स्पर्ट. स्पर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अचानक से निकल आए. फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी बॉटल है और हम इसको ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर से निकल आएगा. दैट्स कॉल्ड स्पर्टिंग. दैट्स कॉल्ड स्पर्टिंग. जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ, यस यू कैन से दैट इम्प्लीमेंट. स्पिलिंग आउट तो नहीं, सडन रिएक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट. सडन रिएक्शन, फोर्सफुली, तेजी से बाहर आना, दैट्स करेक्ट प्रोनॉय. स्पर्ट का मतलब होता है गश आउट इन अ सडन एंड फोर्सफुल स्ट्रीम, उछाल, अचानक से बाहर आ जाना, अचानक से स्प्रेड हो जाना, अचानक से क्या बोल सकते हो, sudden reaction देना is what we mean by spurt. So sudden reaction or sudden coming out of somewhere is what we mean by spurt. अब देखो नॉन लिविंग के साथ करोगे तो उसका मतलब हो जाएगा, नॉन लिविंग का स्पर्ट क्या होगा, अचानक से कोई चीज बाहर निकल रही है. लेकिन अगर लिविंग बीइंग के साथ करोगे स्पर्ट का यूज तो उसका मतलब हो जाएगा हम अचानक से कोई ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड नहीं था. अचानक से गुस्सा, शांत बैठे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, हंसते हंसते तुम शांत बैठे थे, तुमने एकदम चिल्ला दिया, क्या है यार ऐसे हंसते रहते हो, की चुप ही नहीं हो रहे हो. तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्पर्टिंग. टू रिएक्ट इन अ वे दैट नोबडी एक्सपेक्टेड, किसी ऐसे वे में रिएक्ट करना जिसमें किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजुविनेट. रिजुविनेट एक नाउन तो नहीं, हम इसको वर्ब जरूर कह सकते हैं. ठीक है, रिजुविनेट कैन बी अ वर्ब एंड रिजुविनेशन कैन बी अ नाउन. ठीक है, तो रिजुविनेट देखो जरा क्या है, दिस मीन्स व्हाट इज हैपनिंग. अ फॉक्स इज देयर, है ना, अ फॉक्स इज देयर, फॉक्स के साथ यहाँ पर कुछ किया गया एंड देन दिस फॉक्स पहले तो एकदम ब्लैंड था, मतलब देयर वाज नथिंग, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ जादू चला कि इसके अंदर भी जान आई एंड उसके अलावा बाकी सब जगह जो थी वो भी खिल गई. वी हैव फ्लावर्स नाउ, वी हैव ट्रीज, वी हैव मूविंग थिंग्स, वी हैव विंड. व्हाट डू यू मीन बाय रिजुविनेट? रिफ्रेश, रिवाइटल, खिल उठना. वेरी गुड. टू चीयर अप, वेरी गुड. यस. लुक यंगर, टू मेक यंग और यूथफुल अगेन, फिर से युवा करना. दैट मीन्स जब आप किसी चीज को वापस से नया कर देते हो, कोई चीज नई थी, आपने उसको यूज किया, फिर आपने उसको खत्म कर दिया. ठीक है, मतलब खत्म कर दिया या फिर वो बहुत पुरानी हो गई ऐसा करके और आपने फिर उसका कायाकल्प कर दी, तो क्या हुआ, वो रिजुविनेट. दैट मीन्स मे बी पहले क्या था, आपने स्कूटी चलाई, स्कूटी आपने 3 साल चलाई, 3 साल के बाद स्कूटी ऐसी हालत हो गई भाई डेंटिंग पेंटिंग चाहिए, आपने डेंटिंग पेंटिंग कराई, स्कूटी वापस से नई की तरह दिखने लगे. एंड व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड रिजुविनेशन. लुक यंगर, राइट, लुकिंग यंगर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो है आपका, दैट्स व्हाट इज इट? नेक्स्ट वर्ड इज प्रिविलेजिंग. प्रिविलेजिंग, प्रिविलेजिंग एक जेरेंड भी हो सकता है, प्रिविलेजिंग एक नाउन भी हो सकता है. ठीक है, प्रिविलेज क्या है, व्हाट इज इट, बताओ. व्हाट इज द प्रिविलेज, बताओ. ये बंदी कितनी तेज दौड़ के भैया ये एकदम हताश हो गई कि हम इतना अपने से मेहनत करके दौड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो रहा है, ये एक्सेलरेटर पे चलता चले जा रहा है, यही जीत जा रहा है. वही चीज यहाँ हो रही है, ये एक्सेलरेटर पे चल चल के जीत जा रहे हैं, इनको दौड़ने भागने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हैं? और एक बंदी दौड़ते 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 चली जा रही है. क्या है वो, व्हाट इज इट? Privileging means what? Yeah. Yes, Rajan, Phoenix भी हो सकता है. बताओ. Privileging means what? Having an upper hand. Absolutely correct. You can say that. A benefit, immunity, etc. granted under certain conditions. कुछ conditions के चलते अगर आपको कुछ extra मिल जाता है, कुछ
पॉजिटिव मिल जाता है, विशेष अधिकार मिल जाता है, इज व्हाट वी मीन बाय प्रिविलेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टास्क दिया गया, ठीक है, आपको एक टास्क दिया गया, आपसे बोला यार टास्क आपको ये दिया गया है, अगर आप इसको कर लेते हो तो एग्जाम में आपको 10 मिनट और मिल जाएंगे, है ना। अगर आप इस टास्क को सही से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एग्जाम में 10 मिनट और मिल जाएंगे, तो ये आपका प्रिविलेज पॉइंट हो जाएगा। यू आर गेटिंग द प्रिविलेज, यू आर गेटिंग द बेनिफिट, तो ये प्रिविलेजिंग हो गया। दैट मीन्स आपने कोई चीज हक से हासिल करी है, एक बेनिफिट जो आपको मिला है, राइट। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड इज स्पैनिंग। स्पैनिंग वर्ड देखो आपने बहुत बार सुना, इसका हम जीआईएफ नहीं भी दिखाएं तो भी आपको बता देना चाहिए। लास्ट 2 मंथ्स में आई थिंक ये वर्ड आज तीसरी या चौथी बार इस्तेमाल हो रहा है ना, तीसरी या चौथी बार इस्तेमाल हो रहा है, और ये वर्ड आपने बहुत बार यूज किया हुआ है। सो आई वांट यू पीपल टू टेल मी व्हाट एक्चुअली स्पैनिंग मीन्स। इसका हम नहीं बताना चाहते, आपको जीआईएफ देंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में। अभी आप बताओ मेरे को स्पैनिंग का मतलब क्या होता है। आपने कई बार देखा है इसको, और मैं इमेज याद दिला दूं, कई बार आपने कैसे देखा है। देयर इज दिस होल वर्ल्ड मैप, एंड इन दिस होल वर्ल्ड मैप यू हैव दिस इंडिया का मैप, एंड दैट इंडिया का मैप कीप्स ऑन पॉपिंग आउट। सो व्हाट इज इट? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं, नो 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 नो, स्प्रेड नहीं, अरे स्पैनिंग, स्पैन। व्हाट्स द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग? 20 years। लिमिटेशन, 20 का लिमिटेशन। What's the span of government, of Indian government, of a democratic government? It's 5 years. 5 years is a limitation. Extend, fixed area. Spanning means large, not large time rather. Large time नहीं होगा. It's extend. That means कोई चीज़ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है. That means किस चीज़ की boundaries कितनी है, उसके limitations क्या है, is what we mean by spanning. So extend from one side to side of, सीमा, किसी एक चीज़ से, एक जगह से, एक छोर से दूसरे छोर तक की बात करना is what we mean by spanning. Okay? इसकी बात करना, extend, extend. ठीक है, आइए अगला वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज योर नेसेंट. नेसेंट एक एडजेक्टिव है, जल्दी से बताओ. ईएनटी में एंड हो रहा है, ईएनटी में जो एंड होता है दैट्स ऑब्वियसली एन एडजेक्टिव. बताइए नेसेंट मतलब क्या होता है? नेसेंट इज व्हाट? अभी अभी उग रहा है. दैट्स अ छोटू सा प्लांट, and that छोटू सा plant has some leaves like 5-6 leaves, and then this is growing slowly and steadily. Nascent means what? बताओ. Yeah. Elevation तो नहीं बोलेंगे. Nascent means what? Birth. Absolutely correct. नवजात, correct रचना. This means newly born, correct Rajan. Glowing नहीं, coming into existence is correct Rekha. So nascent means having recently come into existence. कोई ऐसी चीज जो अभी अभी पैदा हुई है. Something that is just born, right, is what we mean by nascent. जो नया है, beginner है, जो उसको nascent कहते हैं. ये ठीक है. For example, कोई suppose करो आपका, अच्छा जब आपका probation period चलता रहता है तो आप क्या है? What are you then? You are a nascent, right? आप nascent हो. That means you are a beginner in that proposition. चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका गजलर्स. गजलर्स एक नाउन है. अब गजलर्स कौन होते हैं देख लो भैया, क्या है गजलर्स कौन होते हैं देख लो, समझ तो जाओगे ही तुम. फिर उसके बाद कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं. जब 2-3 दिन हम लोग ने खाना नहीं खाया होता है, 2-3 दिन तो खाना क्या कोई नहीं खाता, मतलब इतना दिन तो कोई नहीं रुकता, बट स्टिल अगर सपोज करो तो तबीयत बहुत ख़राब है ना, भगवान ना करे कभी किसी की तबीयत ख़राब हो, बट XYZ की पर्सन की तबीयत अगर बहुत ख़राब है और वो ख़राब होने के बाद उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तुमको दाल का पानी पीना है, तुमको सूप पीना है, वो भी वेजिटेबल वाला, कोई सिट्रिक नहीं लेना है, कुछ खाना नहीं है, पलाना डिमका आँचा पाचा हो गया. ठीक, अब भैया इसके साथ तो कोई 19 दिन यही काम. 19 दिन के बाद 20 दिन जैसे ही डॉक्टर बोलेगा जाओ तुमको डिस्चार्ज करना, तुमको जो खाना है खा लो. भाई साहब हम घर जाने से पहले गाड़ी रोकेंगे कहाँ? एक रेस्टोरेंट पे, और अच्छा रेस्टोरेंट हमको चाहिए, इतना बड़ा वाला ग्लास कॉफ़ी का दो हमको पहले, और उसके बाद हमको खिलाओ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें. सो व्हाट यू आर बीइंग ग्रीडी देन, राइट. और क्या कर रहा है ये, जिसको हब्सी समझते हो क्या होता है? हब्सी है ना. सम पीपल कॉल इट हब्शी, सम पीपल कॉल इट हब्सी. सो एनीवे व्हाटएवर इट इज, हब्सी इज जो बहुत तेजी से खाना खाता है, इज व्हाट वी मीन बाय गजलर. अ पर्सन हु ईट्स और ड्रिंक्स समथिंग ग्रीडीली, खाऊ पियक्कड़, जो बहुत तेजी से खाना खाता रहता है, उसी को हम कहते हैं गजलर्स. अ पर्सन हु ईट्स और ड्रिंक्स समथिंग ग्रीडीली. ठीक है, बुक्कड़ भी कह सकते हो, पियक्कड़ भी कह सकते हो. बुक्कड़ खाने वाला हो गया, पियक्कड़ पीने वाला हो गया, समझ रहे हो?
ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज जंक इनएफिशिएंसी। ठीक है, स्क्रैपेज पॉलिसी कैन वर्क इफ इंसेंटिव्स आर कन्फाइंड टू फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट्स। कह रहे हैं कि ऐसा स्क्रैपेज पॉलिसी, अभी आपको याद होगा कि लास्ट एक प्रॉब्लम आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, एंड उसमें कुछ कुछ चीजें जो है परेशान करी थी, और उसके अलावा एक और चीज आई थी क्या कि 10 साल से ज्यादा की व्हीकल आप नहीं चलाओगे, आपका ईयर जिस साल भी आपने खरीदा 10 साल की से ज्यादा की व्हीकल आप इंडिया में दिल्ली में नहीं रख सकते, राइट। सो ये वाला जो पॉलिसी है लागू करने की कह रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी कैन वर्क। उसमें बोला गया था कि यार इतने अगर आप इतनी जल्दी कर दोगे तो हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान हो जो गाड़ी जिसने खरीद तो रखी हो लेकिन चलाई ना हो। जनरली सीनियर सिटीजन्स के पास वो इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन वो लोग गाड़ी है उनके पास, अब 10 साल में चली कुछ भी नहीं है, 25,000 किलोमीटर चली है, तो क्या करोगे उस गाड़ी का? हाँ, उसको बोल दोगे कि आप नहीं चला सकते, ये क्या बात हुई? गड़बड़ हो जाएगा ना काम। तो वही वो कह रहा है, तो उसके लिए एक स्क्रैपेज पॉलिसी भी बनानी पड़ती। स्क्रैपेज पॉलिसी कैन वर्क इफ इंसेंटिव्स आर कन्फाइंड टू फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट। तो कह रहे हैं कि आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी तब काम करेगी आपकी जब फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल जो है उसके रिप्लेसमेंट की आप बात करोगे तब। ठीक है, जब आप उसके रिप्लेसमेंट की बात करोगे तब। ठीक है, आओ। The much awaited vehicle scrappage policy announced by the Transport Ministry coming after the move for a green tax on aging and polluting automobiles promises economic benefits, a cleaner environment and thousands of jobs। कह रहे हैं एक नई पॉलिसी जो बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा, उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि ऐसा एक ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा उन व्हीकल्स के ऊपर जो कि एज कर रही हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। प्रॉमिसेस ये भी है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे इससे, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा रिलेटेड टू जॉब्स एंड क्लीनर एनवायरनमेंट भी मिलेगा। सो एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे कंट्री को, और बहुत सारे जॉब क्रिएशन भी होगा। This is what the Transport Ministry has to say about the new policy that they have implemented related to the scrappage policy. Now they have this move that if your car or if any of your vehicles ages and it starts polluting the environment after a certain year of time, then you will have to pay a green tax. While you pay the green tax, it will be benefit our economy. Second, we will have a cleaner environment, and third, we will have thousands of jobs being created. Right? आइए हम सारे पॉइंट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं ताकि एवरीबडी गेट्स टू नो इट। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। नाउ although it will take until April 1, 2022 for vehicles belonging to the government and the public sector to be scrapped, another year thereafter to identify junk heavy commercial vehicles through mandatory fitness checks, and finally other vehicles by 2024. It is a constructive roadmap. तो अगर हम सिर्फ अपनी पर्सनल की बात ना करें, प्राइवेट की बात ना करें, तो गवर्नमेंट की जितनी व्हीकल्स हैं उनको भी अभी नहीं, April 1, 2022 मतलब कि आपका भी अगले साल, एक साल पूरा है उनकी पब्लिक सेक्टर की व्हीकल को भी स्क्रैप होने में। ठीक है, एक और साल लगेगा उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उसमें कौन सा चीज है जो जंक हो चुका है। मैंडेटरी फिटनेस चेक जरूरी है, और ये जो फाइनली अदर व्हीकल्स है उसके अलावा की जो व्हीकल्स है वो 2024 तक कंसिडर कर ली जाएंगी। तो कंस्ट्रक्टिव रोड मैप मिल रहा है, साल भर साल आप एक काम करते चले जा रहे हो। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, इफ वी टॉक अबाउट द vehicles that we have in public sector, the scrappage policy applies to it in April 1, 2022. That means next year. After 2022, that means in 2023, another year will be taken for heavy commercial vehicles, and that will be scraped out slowly and steadily. And there will be mandatory fitness checks for the heavy vehicles as well. And after that, by 2024, we will be having eliminated all the we will have eliminated all the heavy commercial vehicles that will not be used in the coming future. Why? Because their age has expired. ठीक है, that their age has expired, and this whole pattern is very much telling us that this is a constructive roadmap, that this is going to help us out in a very good way, because we have a plan for coming 3 years. That is why we say that's a constructive roadmap. Next up is, it will be no easy task, however, to put in place a credible system of automated fitness checking centers with help from state to assess whether commercial and private vehicles are roadworthy after 15 and 20 years respectively, as the policy envisages. तो क्या कह रहे हैं, ये कोई बहुत आसान टास्क नहीं है ना, ये कोई आसान टास्क नहीं है कि हर जगह पर क्रेडिबल मतलब बिलीव करने वाले
ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर्स लगाए जाएं, ये कोई इजी बात नहीं है, स्टेट्स की हेल्प लेकर, ताकि ये पता चले कि कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो रोड वर्दी हैं भी या नहीं है। रोड वर्दी मतलब हो गया कि वो अब रोड पर चलाने लायक है कि नहीं है। 15 साल कमर्शियल के लिए और 20 ईयर्स आपके प्राइवेट व्हीकल के लिए, रिस्पेक्टिवली, जैसे आपकी पॉलिसी एनविसेज करती है वैसे, मतलब जैसे जैसे आपकी पॉलिसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे। So we say what do we say in the third point? It says that we have a plan of setting automated fitness checking centers for all the vehicles, whether they are private or commercial. Now, if we implement this with the help of the state, this is not an easy task. This will take time, but we have to have an automated fitness center for the vehicles, whether it's private or commercial, in every state, and this should be there. Why? Because we have to check whether the vehicle, whether it's private or commercial, is roadworthy or not. Even after finishing 15 and 20 years of its usage, still is the vehicle capable of getting on the road? That means हम ये रोड पर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और ये बड़ा क्वेश्चन तभी आंसर होगा जब हमारे पास फिटनेस चेकिंग सेंटर्स होंगे। ठीक है, ऐसे वही हम एक एग्जांपल दे रहे थे ना आपको, जैसे सपोज करो, नाउ दिस इज देयर व्हेन यू से there is a senior couple who has bought a car. They use the car only like once a week or twice a month, ऐसा करके अगर वो यूज़ करते हैं, सपोज करो। सो अगर वो 2 बार, मतलब 2 हफ्ते में 2 बार यूज़ कर ले रहे हैं, या 1 हफ्ते में 1 बार यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसा करके अगर उनका गाड़ी यूज़ हो रहा है, सो ऑब्वियसली इवन आफ्टर 15 years you will not reach that age, right? You will not reach that age of scrapage of a vehicle. तो vehicle के scrapage की एज में तो नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि फिटनेस सेंटर्स होने चाहिए कि 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, क्या आपकी गाड़ी सड़क पर चलाने लायक है, और अगर है तो फिर उसको चेक कौन करेगा? वो करेगा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स, राइट? दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इसलिए ये रिक्वायर्ड है। आइए, या next point is equal important. Enforcement will be key to get them scraped once they are found unfit for use and to stop them from moving to smaller towns. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाता हो, जिसकी गाड़ी डेली अप डाउन कर रही है कहीं, है ना, तो उसकी गाड़ी के लिए भी ज़रूरत है कि हो सकता है 20 साल से पहले ही वो उतनी रोड वर्दी रहे ना, मतलब वो 20 साल से पहले ही उसका एज खत्म हो जाए यूज़ होने की। सो दैट इज़ वाई automated fitness checks or automated fitness centers are required, so that we can check whether the vehicle, whether it's commercial or it's private, is appropriate to use in the smaller towns or on the road or not. तो वही वो कह रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एनफोर्समेंट करें, कुछ की पॉइंट्स की एनफोर्समेंट करें, लागू करें कुछ की पॉइंट्स को, जो कि ये बता दे कि अगर आपकी गाड़ी अनफिट पाई गई, if your car is found unfit, if your vehicle is found unfit, that will be straight away scraped and this will not be allowed to use. You will be stopped from using it in the small towns even. आपको इसमें small towns में भी यूज करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, नहीं दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज states must also come on board to provide road tax and registration concessions, while the automobile industry is expected to sweeten the deal with genuine discounts on new vehicles. तो क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को खुद भी कुछ टैक्स और रजिस्ट्रेशन में कंसेशन देना चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन जो इतना सारा पैसे का होता है, 1 लाख रुपए का, ये रजिस्ट्रेशन में थोड़ा भैया इनको कंसेशन दे दो जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी ये रिक्वेस्ट करी जा रही है क्या कि इनको जेन्युइन डिस्काउंट्स दिए जाएं उन लोगों को जो नई व्हीकल खरीद रहे हैं, राइट? सो व्हाट्स हैपनिंग, स्टेट गवर्नमेंट इज आस्किंग must also come on board. Okay, so state government is expected to come on board and give some relaxation, some concession to the people while they are registering their vehicle. And second, the automobile industry needs to give some amount of discount, needs to give some genuine discount, real discount to the people that will benefit them while purchasing a new vehicle, right? नई vehicle खरीदते समय। आइए next point देखिए। Transport Minister Nitin Gadkari, who has had limited success with enforcement of the Amendment Motor Vehicles Act of 2019,
because states are not entirely on board, has the difficult task of ensuring that the scrappage plan gets their support and the backing of manufacturers who stand to benefit from a spurt in demand. कह रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी हैं हमारे, उन्होंने एक एनफोर्समेंट किया था किसका, मोटर व्हीकल एक्ट का 2019 में. उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था. लोगों ने नहीं, मतलब बहुत सारी स्टेट्स ने उनके इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया था. अब ये एक डिफिकल्ट टास्क है उनके लिए कि सारे स्टेट का सपोर्ट लेना और सारे स्टेट्स के मैन्युफैक्चरर्स का सपोर्ट लेना, ताकि वो एक्चुअली ये प्रोविजन जो लेकर आ रहे हैं उसको बेनिफिट करा सके और जो डिमांड है व्हीकल की उसको भी स्पर्ट करा सके. दैट मीन्स सडन इंक्रीज होगा उसमें भी, राइट. So what is it? Transport Minister Nitin Gadkari, who had implemented a Motor Vehicles Act in 2019, had a very little success. Why? Because all the states were not supporting him in his act. Now this is obviously difficult task for him to have the scrappage plan implemented and gather support from all the state governments along with the manufacturers of the vehicles. This transport ministry needs support from them to be successful, and therefore if they actually want to benefit the state government and the manufacturer and the new vehicle dealer, then they will have to support the plan here. ठीक है, ये बात ये कह रहा है. आइए, yes. Next point is heavy commercial vehicles will contribute disproportionately to pollution. और heavy commercial vehicle जो है वो obvious सी बात है यार, अगर आप उसको चेक नहीं कराओगे तो वो pollution बहुत ज़्यादा फैलाने लग जाएगी. ठीक है. Many of these cannot be replaced quickly in the absence of financial arrangements for small operators who have opposed the new measures. कह रहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप हटा नहीं सकते, right? Cannot be replaced, उसको हटा नहीं सकते quickly, क्योंकि फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की, स्मॉल ऑपरेटर्स के फाइनेंशियल अरेंजमेंट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि इन नए मेजर्स को अपोज करें. अब जिसके पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वो अपोज तो करेगा ही करेगा. आप सपोज करो कोई 2 महीने बाद अगर गाड़ी खराब हो रही है, उसके पास इस समय पैसा नहीं, लॉकडाउन में कहाँ पैसा लोग कोई कमा पाया है, राइट. सो लॉकडाउन में उसने पैसा कमाया नहीं, 2 महीने बाद उसकी गाड़ी की एज खत्म हो रही है, एंड देन व्हाट हैपेंस, ही इज नॉट इन द कंडीशन टू बाय अ न्यू कार, है ना. तो परेशान तो होंगे ही, एंड देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल oppose the measure. Then vehicle scrappage and replacement is seen internationally as a route to rejuvenate COVID-19 affected economies by privileging green technologies, notably electric vehicles, and also an initiative to achieve net zero emissions by mid-century under Paris Agreement commitments. तो भैया इंडिया ने पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट किया हुआ है जिसमें इनको अपना लेवल ऑफ कार्बन जो है उसको कम करना पड़ेगा, है ना. तो क्या कह रहा है कि जो भी कोविड-19 की वजह से परेशानी आई थी, इकोनॉमीज जो इफेक्ट हुई थी, उसको ये प्रिविलेज करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये लाकर इम्प्लीमेंट कराकर जो स्क्रैपेज और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है उसको इंटरनेशनली तो एक्सेप्ट किया ही जाता है. अब कोविड-19 के चलते इन इकोनॉमीज को ये बेहतर कर पाएंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी को कोविड-19 से जो अफेक्ट हुई थी उन इकॉनमीज को वो बेहतर कर पाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करके. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि नेट जीरो एमिशन पे भी फोकस करेगा. मिड सेंचुरी तक हमने जो अग्रीमेंट साइन किया है पेरिस के साथ कि हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे, वो भी इससे अचीव हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट अप, India's automobile ecosystem is complex with dominant legacy motors spanning fossil fuel driven vehicles and a nascent EV segment. तो क्या कह रहे हैं, इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम है ना, वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जैसे डोमिनेंट लेगेसी मोटर स्पैनिंग फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स है, दैट मीन्स जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो इतने समय से यूज़ करी जा रही है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करते हैं. और उसके अलावा नेसेंट, मतलब ईवी जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है, वो अभी नया चालू हुआ है, नया शुरू हुआ है. सो लोगों का इतना भरोसा इसके ऊपर है नहीं, ठीक है. सो इंडियाज ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. व्हाई? बिकॉज पीपल हैव बिलीफ इन द व्हीकल दैट रन विद फॉसिल फ्यूल्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन रनिंग दिस फॉर hell lot of time. The vehicle have been running with petrol and with the diesel for a very very long time, and people have faith in it, and therefore why? And there, apart from that, we have electric vehicle segment, which is a nascent segment. That means it's a new segment. People do not have belief in it a lot. Like for example, अगर अभी की बात करो तो यार अभी शुरू हुआ है ना, so why would people believe it in it? चलिए, yeah.
चलो, next is the industry's share per pre-COVID-19 was about 7.5% of GDP with significant downstream employment, but it is also imposes a fuel import burden. कह रहा है इंडस्ट्री का जो शेयर है कोविड-19 से पहले का वो 7.5% है जीडीपी का, लेकिन सिग्निफिकेंट डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट के साथ, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी दे रहा है, बट इट ऑल्सो इम्पोजेज अ फ्यूल इम्पोर्ट बर्डन. लेकिन फ्यूल इम्पोर्ट बर्डन भी तो बढ़ाता है ना, भले एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लेकिन फ्यूल को बाहर से लाना पड़ता है. इंडिया के पास तो है नहीं डीजल फॉसिल फ्यूल, है ना, तो क्या है इंडिया को बाहर से लाना पड़ता है, तो ये ऑयल का जो इम्पोर्ट है इसको बढ़ा देता है. वेराज अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो इंडिया खुद से डेवलप कर सकती है, खुद से जनरेट कर सकती है ना, तो इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज चलो, next word is the center has to arrive at a balance and have incentives that reward manufacturers of vehicles that are the most fuel efficient. तो सेंटर को क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, उन लोगों को, उन मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देना पड़ेगा जो कम से कम कार्बन एमिशन की बात करते हैं, जो कम से कम जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, राइट. So for this, the central government will have to take a measure, will have to take a step where the central government will be supporting the manufacturers of the vehicle that are not implementing, that are not using a lot of fuel, and the engine of whose is quite fuel efficient. The central government will have to support and give measures and give benefits to such manufacturers. Okay, yeah. Okay. Vivek Kumar, I cannot speak the whole context in English. Why? Because we have people from North and we have people from South as well. So I have to take care of both the students, right? There are students who understand Hindi, there are students who understand English. So I have to take care of both of them, right? Next is failure to prioritize fuel efficiency and mandate even higher standards and enhance taxes on fuel guzzlers will only repeat the mistakes of vehicle exchange programs abroad, where full environmental benefits could not be realized and taxpayers ended up subsidizing inefficiency. तो क्या हुआ, अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी को प्रायोरिटी नहीं देते हो, है ना, तो भैया बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स आप फिक्स कर लीजिए, बड़े बड़े टैक्सेस आप लगा दीजिए फ्यूल गजलर्स के ऊपर. फ्यूल गजलर्स मतलब वो जो फ्यूल ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल पीते हैं, वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा फ्यूल पीती हैं उनको बोल रहे हैं. तो कह रहे हैं अगर आपने फ्यूल एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज नहीं किया तो आप जितने भी हाई स्टैंडर्ड फिक्स करने कर लीजिए, जितना भी आप टैक्सेस को एनहांस करना है कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड में जो व्हीकल एक्सचेंज प्रोग्राम में मिस्टेक हुई थी उसी एक्सचेंज मिस्टेक को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर देगा. ठीक है, जहाँ पर फुल एनवायरमेंट बेनिफिट्स दिए नहीं गए, मतलब एनवायरमेंट में कोई बेनिफिट हुआ नहीं और टैक्स पेयर को सब्सिडी अलग मिल गई, है ना. सो what happens if we do not prioritize the fuel efficiency here in this program? Obviously we will be going through a lot of problems, a lot of difficulties that the other countries have already faced during the vehicle exchange program, where no full environment benefits were given, and apart from that subsidies were given to the consumer. So there was no environment benefit, but the subsidies were given and therefore it didn't benefit anything at all, right? Only the taxpayers got benefited, right? Yeah, guzzlers means greedy, correct. Chaliye, next up, and this is the last point, ecological scraping as a concept must lead to high rates of materials recovery, reduce air pollution, mining and pressure of the environment. तो क्या कह रहे हैं, अगर आप ecological scraping करते हैं, एक concept अपनाते हैं, तो भैया ये high rates of material recovery की बात करेगा, मतलब जो जो चीज़ें आप उससे ले सकते हो. कोई अगर गाड़ी आई, अगर आप उससे किसी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो तो आप यूटिलाइज कर लो, फिर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, माइनिंग और प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट को भी कम करेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग, विच इज फॉलोइंग इज अनट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज. पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका अनट्रू है? दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल. The first pointer says the much awaited vehicle scrappage policy promises economic benefits, a clean environment and thousands of jobs. This is true or untrue? बताओ. This is true or untrue? बताओ. The much awaited vehicle scrappage policy promises economic benefits, cleaner environment and thousands of jobs. This is true or false? This is true, absolutely correct. ये तो लिखा ही हुआ है तो this is absolutely true.
Next up is states must also come on board to provide road tax and registration concessions. बताइए, is this correct? The state government should come up and support the people who are buying new cars by giving them concession on registration of a vehicle. Isn't that written in the passage? कि स्टेट गवर्नमेंट को भी आना चाहिए बोर्ड पर और उनको कंसेशन देना चाहिए जब वो अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो. Absolutely correct. This is also a true statement. Next up is vehicle scrappage and replacement is seen internationally as a route to rejuvenate COVID-19 affected economies by privileging green technologies like solar, wind and hydro energy. What is it? Vehicle scrappage and replacement is seen internationally as a route to rejuvenate COVID-19 affected economies by privileging green technologies like solar, wind and hydro energy. We were not talking about this, right? Yes, that's absolutely false. हमने कहीं हाइड्रो एनर्जी, कहीं विंड एनर्जी, कहीं सोलर एनर्जी की बात ही नहीं करी. We were not talking about it, right? So only 3 है आपका जो अनट्रू है. मैं अनट्रू ही बताना है, so option number D is your perfect answer here. Next question. India's automobile ecosystem is complex with dominance, legacy motors spanning fossil fuel driven vehicles and a nascent segment, EV segment. What is it? बताइए, यहां पर आपको क्या लगता है कहां पर गलती है? गाइस जल्दी से एक बार लाइक कर दो सेशन को, है ना? Quickly like the session. India's automobile ecosystem is complex with dominance equal. हाँ. C में गड़बड़ है. Are you sure? Anjali says B में गड़बड़ है. Okay. All those who are watching the session quickly like the session. सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, है ना? हाँ जी. Dominant. Very good वैभव. Very good. So यार देखो, लेगेसी मोटर्स है, उनके लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज किया था. लेगेसी मोटर्स स्पैनिंग फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स, मतलब वो लेगेसी मोटर्स जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और लोगों को उन्होंने डोमिनेट कर रखा है. दैट मीन्स दे हैव अ डोमिनेंट मार्केट. द पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग टू टेक फ्यूल ड्रिवन फॉसिल फ्यूल ड्रिवन cars, right? Yes, it should be dominant. Next word is, which of the following is the most similar in the meaning? Okay, nascent means new. नया आपको बताना है most similar meaning. ठीक है, new. Nascent means new. Nascent means beginner. Nascent means something which is just began to establish. ठीक है. Mature, burgeoning. Aboriginal, old. Incipient, inchoate. Germinal, dying. Evolved or ripe. What is it? बताओ क्या होगा आपका आंसर यहां पर? ओके, देखो कुछ वर्ड्स तो लग सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मच्योर आपको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव होगा क्योंकि मच्योर का मतलब होता है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, राइट? सो दिस कैन नॉट बी देयर. ऑल्दो बर्जनिंग का मतलब होता है फ्लरिश करने वाला, है ना? ऑल्दो बर्जनिंग का मतलब होता है फ्लरिश करने वाला. एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो अर्लीस्ट टाइम से आई है, ठीक है? इंडिजिनस है, नेटिव है, आप कह सकते हो नेटिव है. और ओल्ड नेटिव है, मतलब पुराने जमाने से चली आ रही है लेकिन इसी लैंड को बिलोंग करती है. डजंट मेक सेंस. ओल्ड भी कोई सेंस नहीं बना था. इंसिपेंट एंड इनक्वेट का मतलब हमें नहीं पता. डाइंग लगाओगे तो नेसेंट का ऑपोजिट हो जाएगा कि मर रहा है, ठीक है? और राइप लगाओगे तो उसका मतलब होता है पूरी तरह से पक चुका है. तो दैट कैन नॉट बी नेसेंट, राइट? जो पक चुका है तो बहुत टाइम बिता चुका है, यही तो सेंस हुआ. अब बचा आपके पास क्या? एक ही ऑप्शन बचा है ना, इंसिपिएंट और इनकोएट. इंसिपिएंट का मतलब होता है बिगिनिंग टू हैपन, राइट? पहला वर्ड का मतलब है बिगिनिंग टू हैपन, कोई चीज होने वाली है या शुरू हो रही है, इज व्हाट वी मीन बाय इंसिपिएंट. नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकोएट. इनकोएट का मतलब होता है जो अभी शुरू हुआ है, जस्ट बिगन. ठीक है? सो ऑब्वियसली बात है आपका मोस्ट सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं? जर्मिनल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो जर्म या सेल से रिलेटेड है, एम्ब्रॉय से रिलेटेड है, उसको हम जर्मिनल कहते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट अप इज ओके. इट विल बी नो इजी टास्क हाउएवर टू पुट इन प्लेस अ डैश सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर्स. टू पुट इन प्लेस अ डैश सिस्टम, फीजिबल सिस्टम, प्लॉसिबल सिस्टम या प्रेपोस्चरस सिस्टम. बताओ किस तरह का सिस्टम आप लगाएंगे? Here we have the options. Quickly tell me. Feasible, plausible, preposterous. Okay.
When you talk about the word pristine, pristine का मतलब होता है ओरिजिनल कंडीशन, अनस्पॉइल्ड, इट्स नॉट न्यू. अब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ना जो बहुत पुरानी है लेकिन वो वैसी ही रखी हुई है ना, पुरानी है लेकिन वो वैसी ही रखी हुई है. सो दैट्स pristine, something which is there in the original form, that's called pristine, है ना. Anyway, D, B, are you sure? Are you sure? चलो देखो यार, देखो feasible का मतलब क्या होता है? Capable of happening, right? Capable of happening, कोई चीज जो हो सकती है, कोई चीज जो हो सकती है. Plausible का मतलब क्या होता है? Plausible means again possibility of happening. Preposterous is a different word. देखो preposterous is a different word. Preposterous का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कह सकते हो क्या, बहुत अजीब है, absurd है, strange है ना. तो absurd और strange सिस्टम थोड़ी लेकर आओगे. तुम्हारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो केपेबल हो जाए, मतलब करवा दें, हो जाए, है ना, इम्प्लीमेंट. पॉसिबिलिटी ऐसी हो उसकी कि आप इम्प्लीमेंट करा सकें. सो 1 and 2 मेक सेंस. ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों की मीनिंग तो सेम ही है ना. दीज वर योर 4 क्वेश्चंस. नेक्स्ट चल रहे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर. ओके, तो टॉप परफॉर्मर्स देखो, लास्ट जो इन्होंने भी दोनों क्वेश्चंस के नहीं, सिर्फ एक एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया है. बाकी सब ने भी जो दिया है, सबने सही आंसर दिया नहीं है ऑलमोस्ट, और जो 2 लोगों ने सही आंसर दिया वो भी एक एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया. दैट्स आर अजीत कुमार एंड ऋचा वर्मा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट somebody has said D, somebody has said B, somebody has said A, बट गड़बड़ है सब में. ठीक है, और कोई था ही नहीं तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ठीक है, so we say the door pad design is bland and a boss mode switch to adjust the front passenger seat would have been a nice touch. तो यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं है ना, ये सजेशन है, और इधर कह रहे हैं कि ये ब्लैंड था. तो टू को क्यों यूज करना है? टू को क्यों यूज करना है? टू इज नॉट इवन रिक्वायर्ड हियर. व्हाई? बिकॉज एंड तो ऑलरेडी लगा दिया है, एंड तो ऑलरेडी लगा दिया है. व्हाई वुड यू यूज टू देन, राइट? सो यहाँ गड़बड़ थी बी पार्ट में. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज द कंपनी अनाउंस टुडे. बेटा ए में गड़बड़ थी ना, तुम लोग बी कर रहे थे इसमें. टुडे का मतलब क्या हो गया? जस्ट एंडेड, है ना. टुडे का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज अभी अभी एंड हुई है. और जस्ट एंडेड के केस में व्हाट डू यू प्लेस? यू प्लेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था? द कंपनी हैज अनाउंस्ड, सॉरी, द कंपनी हैज अनाउंस्ड, ये होना चाहिए था. द कंपनी हैज अनाउंस्ड. तो अपनी कैसे इधर उधर कुछ भी है. कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करें. अंजलि, जब वीडियो एंड हो जाती है तो उसके बाद आप कमेंट में जाकर, नीचे कमेंट आता है, कमेंट पे जाकर आप उसमें प्लेस कर सकते हो. ठीक है, ओके. 2 एक्शन कंडीशनल फॉर्म में दिए होते हैं मैम, उस टाइप के सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं मैम, बता दीजिए, किसी क्लास में आपने करवाया तो. आकांक्षा प्रिया, अगर देखो 2 सेंटेंसेस पास्ट के होंगे और दोनों सेंटेंसेस एक प्रेजेंट में आएगा, सॉरी एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में. अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो दोनों में आईएनजी फॉर्म लगा दो, या फिर एक के साथ आईएनजी फॉर्म और एक के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म. 10 o'clock वाली क्लास ज्वाइन करना, उसमें एरर करेक्शन के क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, ओके. हाँ, क्लास खत्म होने के बाद दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, फॉर टुडे और टुमारो, ये हम बताएंगे. और सही आंसर देना, इस बार थोड़ा समय लो, ध्यान दो, you will be able to answer correctly. ठीक है. Heavy commercial vehicles which contribute dash to pollution 1.7 million lack fitness certificates pose the biggest challenge. What is it? Then we have ecological scraping as a concept must lead to high rates of materials recovery, reducing air pollution, mining and pressure on the environment. Where's the error in this sentence, right? So that's it for today guys. 30% discount चल रहा है सारे हमारे लाइव बैच पे, वीडियो कोर्सेज पे, ई बुक्स पे और टेस्ट सीरीज पर, और ब्रह्मास्त्र पे चल रहा है 60% डिस्काउंट. एग्जाम 60 कोड लगाएंगे ब्रह्मास्त्र के लिए और एग्जाम 30 कोड लगाएंगे, बाकी सब के लिए आपको मिल जाएगा 30% और 60% डिस्काउंट. एक बैच है जो 11th मार्च से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. इसके 2 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. A to Z 2.0 इंग्लिश का बैच है. 1 to 2:30 इसकी टाइमिंग है. 50+ आवर्स की क्लासेस में ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको 200+ इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप में 300+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव में आपको मिलेगा करंट टॉपिक का डिस्कशन, वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स के थ्रू, और 3 मार्क्स का डिस्कशन होगा आपकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए. 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 1199 इसका प्राइस है. एग्जाम 30 कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है,
30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन, राइट। 622+ आवर्स की क्लासेस हैं यहाँ पर, है ना, रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी हैं, 60+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, 10 मंथ्स की आपको ई मैगजीन्स मिल रही है, 375+ पीडीएफ्स हैं बैंकिंग एग्जाम्स के, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। इसका प्राइस तो वैसे 9999 है, लेकिन एग्जाम 60 कोड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 60% डिस्काउंट, ठीक है। इसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं हर एक फैकल्टी के, ओके। So that's it for today, guys. Again, we'll be ending the we'll be ending the session with the quote that Weber gave us the other day. It says, "The master you see today was once a beginner who just tried one more time." ठीक है। सो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो एक बार उस चीज़ को साइड रख के अपने आप पे कोशिश करो कि क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है, एंड डेफिनेटली उस चीज़ को सोचो और उस चीज़ पे ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो। आई विल बी एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ दीज कोट्स फ्रॉम यू पीपल इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम इन कोट्स को यहाँ पर ला सकें अलॉन्ग विद योर पिक्चर, राइट। अब हम मिलेंगे 10 बजे वाले सेशन में। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर। एग्जाम सेंटर के ऐप को डाउनलोड कर लो, जितने लोग अभी देख रहे हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड सब के सब जाकर सब्सक्राइब कर लो। बिफोर 30 मार्च वी वांट सम नंबर्स, राइट। सो जल्दी से एक बार सेशन को सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।